अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान है और कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको प्रोग्राम का तारुफ़ करवा दूं। सबसे पहले अहम ख़बर, और अहम ख़बर ये है कि पाकिस्तानियों के अमरीकी सफ़र पर पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, आज ही आई है और इसके बाद आई है जब बैरिस्टर अकील पाकिस्तान के वज़ीर, जो उन्होंने कुछ दिन पहले ये फरमाया था कि पाकिस्तान पर अमरीकी वीज़ा की कोई पाबंदियाँ नहीं लगने जा रही। हम अमेरिका के साथ मिलकर कुछ लिस्ट अपडेट करेंगे जिसमें लोगों के नाम डाले जाएंगे जिनका ताल्लुक़ इंतहा पसंद तंजीमों से है। अपडेट की जाएगी वो लिस्ट और सिर्फ उन्हीं लोगों पे पाबंदियाँ होंगी। लेकिन अब हमने जो खबर आई है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दी हैं और ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। 43 ममालिक सारे एक ही कैटेगरी में नहीं हैं, कुछ रेड है, कुछ ऑरेंज है और कुछ येलो हैं। और पाकिस्तान दरमियान में ऑरेंज लिस्ट में है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ अभी कि इसके पाकिस्तानी जो तलबा हैं, पाकिस्तान के जो विज़िटर्स वहाँ पे जाने वाले हैं, उन पे क्या असरात पड़ेंगे। तो उसमें जो ऑरेंज लिस्ट है उसमें दूसरे ममालिक पाकिस्तान के अलावा बेलारूस है, एरिट्रिया है, हेटी है, लाओस है, म्यांमार बर्मा, पाकिस्तान है, रशिया है, सियरा लियोन है, साउथ सूडान और तुर्कमेनिस्तान है। यहाँ पे वीज़ा शार्पली रिस्ट्रिक्टेड के बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएंगी। वीज़ा देने से पहले बहुत सारी और शराइत होंगी जो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि वहाँ आप जाके वीज़ा अगर आपके पास ऑलरेडी है वहाँ लैंड करें तो आपको वापस भी भिजवाया जा सकता है अगर आप वो कुछ रिस्ट्रिक्शन पूरी नहीं करते। तो एक कन्फ्यूजन है, इसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए केयर एक तंजीम है मुसलमानों की नॉर्थ अमेरिका में, उसने वहाँ स्टूडेंट्स को, तमाम स्टूडेंट्स को ये हिदायत जारी की है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स समेत, कि आप अगर 23 मार्च से पहले अमेरिका से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो ना जाएं और अमेरिका में रहें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि ट्रंप की इंतज़ामिया क्या फ़ैसला ले। तो ये कुछ बेयकीनी सी है, कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के लिए और विजिटर्स के लिए। बढ़ते अपने प्रोग्राम की तरफ से हमारी टॉप स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया, सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। BLA के ख़िलाफ़ जंग लीड कौन करेगा, ये हमारी आज की टॉप स्टोरी और हॉट इशू होगा। TTP, दाइश, BLA और सोशल मीडिया एक ही बार पाकिस्तान पर हमलावर इकट्ठे हुए हैं, इसकी पीछे वजूहात क्या हैं। एहसान टीपू हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर एनालिस्ट है, और एडिटोरियल होगा इंडियन प्रोपेगेंडा कामयाब क्यों हुआ इस बार। जब जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन पे हमला हुआ तो हमने देखा कि इंडियन जो मीडिया था वो वो हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उतना कामयाब नहीं हो सका जो कि मकसद था पाकिस्तान में TV चैनल लाने का। इस पर हम अपने एडिटोरियल में बात करेंगे। सरफराज बुगटी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अफसार भाई, सॉरी आई वाज लिटिल लेट, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल जॉब है आपकी। ना सिर्फ ये कि जो चैलेंजेस हैं आपके सामने, बल्कि आपके बारे में तासुर ये जा रहा है कि शायद आप बलोच अवाम का नहीं सोच रहे और रियासत का ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी मुश्किलात क्या है। ये बताइएगा, जो मैंने अभी बात की है कि हमारी टॉप स्टोरी है BLA के ख़िलाफ़ जंग लीड कौन करेगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। अगर रूल ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एक जंग है और जंग तो जारी है। जैसे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना हमले हो रहे हैं और अब ये जो जंग है इसको लीड कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी या फ़ौज करेगी या सूबाई हुकूमत करेगी। इस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि कौम जो है इस वक्त वो बहुत परेशान है। अफसार साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि अगर ये तासुर है कि मैं बलोच अवाम के साथ नहीं और रियासत का सोच रहा हूँ, तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। बलोच अवाम अपनी रियासत के साथ है, ये एक मखसूस धड़ा है, बहुत छोटा सा तबका है। वो तबका जो है वो रियासत मुखालिफ है। तो मैं समझता हूँ कि बलोच बहैसियत कौम, उनकी जो अक्सरियत है, बल्कि जो भारी अक्सरियत है, वो अपने रियासत के साथ खड़ी है, अपने रियासत के साथ खड़ी थी और अपने रियासत के साथ ये लाजिम व मलजूम है, हमारी रियासत और बलोच कौम। उसके बाद इसको लीड कौन करेगा? देखिए, जंगें हमेशा
हमेशा जो है वो लड़ती फौजें हैं, लेकिन लड़ाने वाले अवाम होती है और पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट जो है वो यकीनन इस जंग को लीड करेगी, और उसमें चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट की असम्बलीज हो, नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो, ये कंसेंसस है कि जो टेररिज्म है, जो भी वायलेंस करता है, कंफ्यूजन जहां पर है ना, देखिए एक जंग पाकिस्तान लड़ रहा है मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है टीटीपी की सूरत में। उसमें तो सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है पूरा पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ड्यूल माइंडसेट इसलिए है कि यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि शायद ये जंग का ताल्लुक किसी हकूक से है, बलोच अवाम के जो राइट्स हैं उससे है, अंडर डेवलपमेंट से है, जिसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूँ। यही वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, जिससे ये कंफ्यूजन की वजह से ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन अब दूर हो जानी चाहिए कि जैसे उसका मजहब से ताल्लुक नहीं, इसका बलोचियत से ताल्लुक नहीं। बलोच रवायात में मुसाफिरों को कब हाईजैक किया जाता है और मुसाफिरों को कब मारा जाता है, मेहमानों को कब मारा जाता है, अकलियत को कब मारा जाता है, औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद कब किया जाता है या उनको कब मारा जाता है, ये हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि इस ट्रेन में जो फौजी हजरात सफर कर रहे थे, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब फौजी हथियार नहीं है उसके पास, जब वो सफर करे तो उसको मुसाफिर ट्रीट किया जाए, उसको बिल्कुल मिलिट्री पर्सन ट्रीट ना किया जाए। और यही इसकी हकीकत है और यही जंगों के असूल। साहब ये बात आपकी ठीक है, जंगों के असूल भी आपने बताए, बलोच रवायात का भी बताया जो कि टूटी हैं इस दफ़ा पहली बार। लेकिन हम देखते हैं ये मसला शुरू हुआ अकबर बुगटी के कत्ल से, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ प्रेसिडेंट भी थे, आर्मी चीफ भी थे, वो पंजाबी नहीं थे। उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एहसान वो भी पंजाबी नहीं थे, एयरफोर्स के चीफ भी पंजाबी नहीं थे, वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ भी पंजाबी नहीं थे, गवर्नर जो थे बलूचिस्तान के वो भी पंजाबी नहीं थे, चीफ मिनिस्टर भी पंजाबी नहीं थे, कोर कमांडर भी बलूचिस्तान के पंजाबी नहीं थे। लेकिन गाली सारी पंजाबी को पड़ी, और जो ये जो नैरेटिव बन गया है और जिसमें बहुत ज़्यादा यूथ अब शामिल हो चुकी है, पढ़ी लिखी यूथ बलूचिस्तान की, तो आपने कहा जंगे फौज लड़ती है, लड़वाती अवाम है, तो वो अवाम के अंदर ये जो तासुर बन गया है, जो जिसका आप भी शिकार हो रहे हैं प्रोपेगेंडा का, इस तासुर को पलटाने का काम कौन और कैसे करेगा? अब सर साहब यही तो दुख होता है, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, मतलब ये वी आर इन एन आर्गुमेंट। जी जी, आप जैसा सीनियर आदमी जो इतना विजनरी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आपका जो हल्का अहबाब है वो इतना वसी है, और ज़ाती तौर पे भी मेरा आपका एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मुझे माजरत के साथ मुझे ये कमेंट करना पड़ रहा है, ये लड़ाई नवाब अकबर खान बुगटी की हलाकत से नहीं शुरू हुई। ये लड़ाई शुरू हुई थी हैदराबाद साजिश केस जब हुआ, तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट जो डिक्टेटर ज़िया-उल-हक के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, ये बलोच कौम और डेमोक्रेट जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के साथ जो है वो लड़ाई कर रहे थे। तो उसके बाद जब ये दो स्कूल ऑफ थॉट मर्ज हुए, एक हुआ नवाब खैरबख्श मरी का, जिन्होंने कहा कि हम वायलेंस के जरिए पाकिस्तान को तोड़ेंगे, एक आज़ाद रियासत बलूचिस्तान की बनाएंगे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट मीर गौसबख्श बजंजो मरहूम का था, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे और अपने राइट्स लेंगे, और इसी स्टेट के साथ हमने अपना सर्वाइवल जो है वो बलोच का सबसे अच्छा सर्वाइवल है। अब हुआ ये कि जब ये सिलसिला हुआ, तो जब हैदराबाद साजिश केस टूटा तो नवाब खैरबख्श मरी लंदन चले गए, और लंदन से अफगानिस्तान गए और फिर BLA की बुनियाद रखी। और वहाँ से जब उनको ये महसूस हुआ कि अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए, तो हमारी रियासत ने हमेशा की तरह माँ का किरदार अदा किया, और उनको C-130 में लेकर आया गया हमारे पाकिस्तान में, और आते साथ उन्होंने पाकिस्तान का झंडा एयरपोर्ट पर जलाया, और उसके बाद उन्होंने एडवोकेसी शुरू की इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान की, हमारे नाक के नीचे बैठ के। और BLA ने अपने कैंप्स पूरे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करना शुरू किए, सॉरी बलूचिस्तान में। उसके बाद ये ट्रिगर कहाँ हुआ? फिर ये नवाब अकबर बुगटी पे ट्रिगर नहीं हुआ, ये ट्रिगर हुआ 2000 में, जब जस्टिस चौधरी एलिवेट होकर चले गए सुप्रीम कोर्ट, तो जस्टिस नवाज मरी शहीद जो हैं वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बन गए, जो कि मरी ट्राइब से थे। उनको जब उनका कत्ल हुआ हाई कोर्ट के सामने, जिस दिन उन्होंने ओथ लेना था, तो उनके भाइयों ने जो लेजिटिमेट राइट था उनका, उन्होंने FIR कर दी नवाब खैरबख्श मरी और उनके बेटों पर। नवाब खैरबख्श मरी साहब के बेटे तो भाग गए, लेकिन नवाब मरी साहब ने गिरफ्तारी दे दी और वो गिरफ्तार हो गए, और कुछ अरसा वो जेल में रहे। और वो जेल में रहने के, जब जेल में गए तो बलोच को वो हुआ कि अच्छा अब तो हम नाराज हो गए, और उन्होंने कोहे मोरदार से इधर उधर से क्वेटा कैंट में रॉकेट मारना शुरू कर दिए, डिफरेंट वाकयात करना शुरू कर दिए। फिर रियासत को ख्याल आया कि क्यों ना माँ का किरदार अदा किया जाए, फिर जेल में उनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो उनका बेटा था बालाच मरी लंदन से,
उनको हमारी आईएसआई वापस लेकर आई, उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर एमपीए बनवाया गया और वो एक दिन प्रोविंशियल असेंबली में आए और उसके बाद दोबारा कभी प्रोविंशियल असेंबली में नहीं आए। तो नवाब बुगटी का अगर आप कहते हैं तो नवाब बुगटी ने पहला फरारी कैंप 21 जून, एक बार प्लीज कंप्लीट करने दीजिए आप सार भाई। नवाब अकबर खान बुगटी साहब ने पहला फरारी कैंप 21 जून 2002 को बनाया था पशेनी के मुकाम पर। तो नवाब साहब के साथ जो लड़ाई हुई तो 2005 में उनकी हलाकत हुई, तो ये तो 2002 में जो रियासत के खिलाफ फरारी कैंप बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? ठीक। तो ये प्लीज, असल प्रॉब्लम मेरा जो दुख है, मैं जो दुखड़ा बयान करता हूं यही है कि ये जो स्टोरी टेलिंग हुई है, ये स्टोरी टेलिंग ही फॉल्स हुई है। आप जैसे सीनियर लोगों को भी फॉल्स स्टोरी टेलिंग की गई है। ठीक है, नवाब बुगटी का बड़ा वाकया था, बड़ी शख्सियत थे, हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर, उसने ट्रिगर किया होगा, लेकिन दिस इज नॉट द रीजन, और ये रीजन नहीं है। 2008 का जो इलेक्शन है, प्लीज लास्ट कमेंट 2008 का इलेक्शन, 2006 में नवाब बुगटी साहब मारे जाते हैं, 2005-6 में 8 का इलेक्शन अवारान में 30% के करीब टर्न आउट था। तो एक पीसफुल इलेक्शन था। जब जब यहां से सख्ती कम हुई है, जब जब हमने इम्पीचमेंट की पॉलिसी की, जैसे जनरल फैज साहब के टाइम पे जो पिछली हुकूमत थी, उस वक्त एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी टीटीपी की सूरत में हुई, वही बलोच सेपरेटिस्ट के लिए भी हुई, वहां से ये चीज ट्रिगर हुई है। तो प्लीज जरा हिस्ट्री को करेक्ट कर ले। बाकी आपके अपना एक पर्सपेक्टिव है, मैं उसका बहुत एहतराम करता हूं। ठीक, मैं आपके पर्सपेक्टिव का बहुत एहतराम करता हूं और ज़ाहिर है, लेकिन अपना अपना है। मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ उस तकरीब में थे एनडीयू में जो हुई, और शायद आप भी वहाँ मौजूद हों। वहाँ अमानुल्लाह किनरानी ने पूछा था अकबर बुगटी के बारे में सवाल पे, उस पर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था बिफोर ही किल्स मी आई विल किल हिम, और फिर उन्हें मार दिया गया। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जो आपने 1951 की बात की है, सॉरी 1956 की शायद बात की आपने, लेकिन उससे पहले 1948 में फिर ये शुरू हुआ था। मैं तो बात करूँ ट्रिगर की, जो आपने भी माना है कि ट्रिगर हुआ है अकबर बुगटी की मौत से, और उसके बाद हालात बेहतर भी हुए हैं, ये भी आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन 2017 में फिर जो कुछ हुआ, और सिर्फ नवाज शरीफ को बाहर निकालने के चक्रों में उनकी हुकूमत बलूचिस्तान में भी डिस्टेबलाइज की गई, वहाँ पे एक सियासी जमात बनाएगी जिसका आप भी हिस्सा हैं। ये सारा जो अपहीवल हुआ है, उस वक्त तो हालात बहुत अच्छे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमें अपनी गलतियों को भी तो देखना चाहिए ना। उन्होंने जो किया, खैर बख्श मरी ने, वो बाद में इक़्तिदार में भी आए, लेकिन फिर नाराज़गी, फिर इक़्तिदार, फिर नाराज़गी, ये साइकिल क्यों चलता है? इसको कैसे तोड़ें हम? मेरा ये सवाल है आपसे, साइकिल को कैसे तोड़ें? जी, पहले मैं उस कमेंट का जवाब दूं। एक तो अमानुल्लाह किररानी साहब जेडब्ल्यूपी में थे, नवाब साहब की हलाकत के बाद जो उनका किरदार रहा, वो भी पता होना चाहिए कि वो मुशर्रफ साहब के साथ फिर थे। जी, हाँ, मैं कमेंट नहीं करता। आगे चले। जो मुशर्रफ साहब ने कहा वो भी ठीक कहा कि इससे पहले कि वो मुझे मार दे, तो हुआ भी ये। 14 दिसंबर 2005 को जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जो कमांडर इन चीफ, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वो कोलू गए तो उनको रॉकेट मारे गए, और वो रॉकेट उनके इतने करीब गिरे, जहां आज कैडेट कॉलेज कोलू है यहाँ पर था, तो उनको अपने बाल मिट्टी विट्टी झाड़नी पड़ी। तो इसका मतलब है कि उनकी बात दुरुस्त थी। तो ये लड़ाई मुशर्रफ साहब ने शुरू नहीं की, ये लड़ाई फिर बुगटी साहब ने या बाकी बलोचों ने शुरू की। और एक 2004 की गालिबन, जब कोई फौजकशी नहीं, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, जाकिर मजीद एक बड़ा लीडर था, खुजदार में उसकी एक तकरीर मौजूद है ब्रॉवी में, जिसमें वो कह रहा है कि हमने ये लड़ाई शुरू की, हम बलोचों ने, ख़त्म भी हम करेंगे, रियासत ने नहीं की। तो इस तरह की बहुत सारी एविडेंसेस हैं कि ये लड़ाई इनकी तरफ से शुरू हुई है और रियासत की तरफ से शुरू नहीं हुई। जो आपका दूसरा सवाल था वो मैं एक छोटी सी बीच में करेक्शन करना चाहता हूं। मैं आपकी बातों से, बहुत सारी बातों से मुत्तफिक हूं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को नहीं चाहिए था कि वो उस कैप्टन को, जिस पे रेप का एलिगेशन था, डॉक्टर शाजिया मेमन के रेप का, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए था इस तरह बगैर इंक्वायरी के। तो खैर, उससे ही ये बात बड़ी, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आगे चलें। मेरा सवाल भी यही था। नहीं, मुझे डॉक्टर शाजिया पे एक कमेंट करने दें अफसार साहब, प्लीज। अगेन, दिस इज करेक्शन ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन अ प्रोग्राम लाइक योरसेल्फ, जिसमें बहुत वजादार और वजन वाला प्रोग्राम होता है। देखिए, डॉक्टर शाजिया का जो रेप का इल्जाम था, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अगर कोई करना चाहे, मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज भी ओपनली कह रहा हूं, मैं कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें भी शायद करा दूं जिनको मैं जानता हूं ऑफ द रिकॉर्ड, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में किन लोगों ने उनका रेप किया था। वो कैप्टन हमाद ने, मैं आज भी कह रहा हूं कि डॉक्टर शाजिया का रेप नहीं किया था। जिन लोगों ने किया था वो और लोग थे। मैं इस प्रोग्राम में मुर्दे घरे उखाड़ना नहीं चाहता हूं, यहीं तक मैं रुकता हूं। आप आगे चलें। लेकिन मेरा मतलब ये था कि इंक्वायरी एक साफ शफाफ होती तो शायद ये नैरेटिव ना बन। खैर, आगे चलें। अब वक्त गुजर गया, बहुत सारी गलतियां हमने कर ली, दोनों तरफ ने की। अब जो जंग
जंग अच्छा, है। एक कमेंट आपका, अफसार साहब एक कमेंट। जी जी, आपने शायद किसी पार्टी का जिक्र किया कि कोई पार्टी बनाएगी, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जिक्र तो नहीं कर रहे आप? जी जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। आसिम सलीम बाजवा साहब बात तशरीफ लेके तो साथ ही ये काम शुरू हो गया। लग रहा है उसको देख के अगर आपको लग रहा है कि वो रीजन है इस मारामारी की, नहीं, वो रीजन नहीं है। जनरल जिलानी ने भी तो एक जनरल जिलानी ने भी तो एक पार्टी बनाई थी। देखिए, वो बात आपकी पंजाब में क्यों नहीं लड़ाई हुई? बिल्कुल दुरुस्त बात है। पंजाब का मिजाज और है, कल्चर और है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ एक जगह जख्म लगे हुए हैं और एक चीज़ें बेहतर हो रही थी 2017 तक, डॉक्टर मालिक अच्छा काम कर रहे थे, इंतज़ाम पसंदी नीचे जा रही थी, उसमें रुकावट डाली गई। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाप बनाई तो उसकी वजह से ये हुआ है। मैं कह रहा हूं सियासी अमल में रुकावट डाली गई। अब सनाउल ज़हरी किधर हैं? अब वो बिजंजो, कदूस बिजंजो सब किधर हैं? वो ग्राउंड पे आए ना, लोगों में जाए ना और करें। उन्होंने वजारतें हालांकि मजे तो उठाए हैं, लेकिन अकेले वहां पे खड़े तो आप ही हैं ना इस वक्त। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे डिसएग्री करेंगे। ऐसे लोग जिनकी अवाम में जड़े नहीं है या जो स्टैंड नहीं ले सकते, उनको आप पूरा सिस्टम खराब। जी जी, अफसार साहब गुजारिश सुने। हमारे यहाँ जो हमारे पॉलिटिशियन है, हमारा एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। एक तो ये कि पॉपुलर नैरेटिव ये नहीं है जो मेरा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। जी जी, बिल्कुल ऐसा और ही है। जरूरी नहीं है कि पॉपुलर नैरेटिव जो है वो हक हो। हक हमेशा पॉपुलर नहीं होता है, औकात ऐसा ही है। अब हमारे पॉलिटिशियन जो बलूचिस्तान के दो चीजों से डरते हैं। एक तो अपनी जिंदगी से डरते हैं, बिकॉज जाहिर है थ्रेट है और थ्रेट मौजूद है बलूचिस्तान में, क्योंकि सिटिंग मिनिस्टर यहां पे मारे गए। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने से भी डरते हैं। प्राइवेटली हमें कुछ और कह रहे होते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्रेस रहनुमा कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन पब्लिक में आके उनका पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट होता है। मेरे जैसा आदमी, मैं ये समझता हूं कि मेरे पॉलिटिकल कैपिटल से भी मेरी रियासत अहम है, मेरी जान से भी ज्यादा मेरी रियासत अहम है। तो इसलिए मैं रियासत की बात करता हूं और दलील से बात करता हूं कि मेरे आर्गुमेंट में मैं तारीख दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है या डेप्रिविएशन है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये बुनियाद नहीं है इस लड़ाई का। और बीएलए भी ये बुनियाद नहीं बता, ये बात सही है। बीएलए भी ये कह रही है कि मैंने तो पाकिस्तान तोड़ना है वायलेंस के जरिए। एक और चीज का आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया। एक तीसरी चीज आप मिस कर गए, सोशल मनूवर। ये तीनों चीजें साथ हैं, वायलेंस है, सोशल मनूवर है और सोशल मीडिया है। लेजिटिमेट वॉइसेस, जो सेपरेटिस्ट के लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, वो बलूचिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान की सड़कों पे आज भी उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उन लोगों को जो लड़ रहे हैं, और उनके रिक्रूटमेंट के लिए जलसे जुलूस भी किए जाते हैं, जो बाज़ाहिर पीसफुल प्रोटेस्ट आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे वो बीएलए जो है उसकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, एक तो काइनेटिक फोर्स की बात है ना कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक जंग होगी, और कब तक होगी इस पे ज़रा बताइए, क्या फैसले हुए जो इस मीटिंग में आप थे। और दूसरी ये जो पॉलिटिकल साइड है, एक ज़ाहिर पॉलिटिकल और इंतज़ामी मामलात भी तो है ना, लोगों के मसाइल हल होने हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिस पे उनका एतमाद, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन का, जो आपके 1,50,00,000 की आबादी में से 90 लाख वो हैं जिनकी उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है। उन सब को कैसे लेके आएंगे आप अपनी तरफ? पॉलिटिकल प्रोसेस पे उनका एतमाद हो, इंतज़ामी मामलात पे उनका एतमाद हो। बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है। ये सवाल का जवाब ये, काइनेटिक तो काइनेटिक होगा उनके साथ जिन्होंने बंदूक उठाई, बिल्कुल, जो मरने और मारने दोनों के लिए तैयार है, उनके साथ तो वही सलूक होना चाहिए। एक और हमारी ये जो यंगस्टर है, यूथ है, उसको डिसइंटीग्रेट कैसे किया गया? एक तो ये सोशल मीडिया के जरिए, जैसे मेनलैंड में आपने देखा कि मखसूस एक जमात के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के जरिए। सेम यही काम बलूचिस्तान में लोग जो हैं वो शायद बाहर मुल्क में बैठ के पूरे सर्च इंजन चलाते होंगे जो बलूचिस्तान में एक हेट्रेड फैलाई जा रहे हैं और यूथ को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड स्टेट। दूसरा इसका कंपोनेंट बैड गवर्नेंस, जिसकी वजह से यूथ जो है आपके पॉलिटिकल सिस्टम से उसकी उम्मीद कम हो गई है। उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। जो हम कर रहे हैं उसका सोल्यूशन मेरिटोक्रेसी है। आज मैं दावे से ये कह रहा हूं कि अभी जो हमने एजुकेशन में रिक्रूटमेंट की है 99.99% मेरिट पे की है। जहां 20 लाख में नौकरी बिकती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हकदार को उसका हक उसकी दहलीज पे मिला है। हम उस मेरिटोक्रेसी को और एनकरेज करके, मैं चाहता हूं ये बात जो है आपने भी की है, जहां पे नौकरियां बिकती थी, ये दोबारा कहें और इस पे कोई लोगों को गारंटी दें कि जो आप बात करें ये बिल्कुल सच है और इसको चेक किया जा सकता है कि बलूचिस्तान में नौकरियां बगैर पैसों के मेरिट पे दी जाए। मैंने प्रोविंशियल असेंबली में पहले दिन अपनी स्पीच में कहा था, मैं नौकरी बेचने नहीं दूंगा। मैं आज ये अहद रिपीट करता हूं बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए कि मेरा ये आपसे वादा है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वादा है कि मैं अपनी
पूरी कोशिश करूंगा कि एक नौकरी भी बिके नहीं और मेरिट पे लोगों को नौकरी मिले। मेरिटोक्रेसी इज द सोल्यूशन, स्कॉलरशिप इज द सोल्यूशन, इन यूथ के साथ इंटीग्रेट करने के लिए उनके साथ डायलॉग करना इज द सोल्यूशन। ये सारी काम जो है और गवर्नेंस को इंप्रूव करना ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। यहां पर वो काम हुए हैं, अगर मैं उस पर पूरा एक प्रोग्राम करूं बैड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पे, तो शायद आप सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स अफसार साहब यहां क्वेटा में आके कर सकते हैं, उनको इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसा वो चीजें रिफॉर्म्स जो हैं वो हो रही है। देखिए मैं आपको थोड़ा बजट का भी बता दूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग सवाल इसका जवाब जानना भी चाहते हैं। मतलब माली साल 2024-25 आपका बजट है 900 अरब रुपए का, और उसमें से 667 अरब रुपए जो हैं एनएफसी अवार्ड में से मिले हैं फेडरल गवर्नमेंट से। और पिछले साल जो था बजट आपका 700 अरब था, जिसमें से 494 अरब एनएफसी अवार्ड यानी कि फेडरल गवर्नमेंट से मिला। तो इसमें ये जो आप करप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें लीकेज कितनी रुक गई है? क्योंकि आपकी कैबिनेट के मेंबर्स, आपकी ब्यूरोक्रेसी बहुत सारे वही है जिस पे इल्जामात माजी में भी लगते रहे या उनके करीबी लोगों पे लगते रहे हैं। अब आपने क्या ऐसा सिस्टम इंश्योर करवाया है कि रिस्क का तो जी अफसार साहब ये चॉइस जो लोगों की है, ये तो जाहिर है इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि कौन लोग कैबिनेट में है या कौन ब्यूरोक्रेसी में है। क्या 900 में से 80% नॉन डेवलपमेंट में चला जाता है। ठीक है, उस 80% का ये आलम है कि जैसे मैंने अभी ज़कात का महकमा ख़त्म करने का कहा है, आपको पता है, हाँ, बहुत अच्छा किया। रिपीट ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं आपको बता दूं कि वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करते थे 30 करोड़ बांटने के लिए। इसी तरह 1 अरब के सिर्फ अखबारात हम लोग पढ़ गए, सो एंड सो ऑन। इतनी मिसमैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को ऐसा ऐसा ठीक किया जा रहा है। 80 अरब रुपए हम हेल्थ को देते हैं, और आपको पता है आगा खान में जो हमारे सरकारी मुलाजमीन का इलाज होता है, नंबर 1 पे तो लॉ इन्फोर्समेंट ज़ाहिर है वो जख्मी होते हैं, उनका इलाज वहां पे जाके होता है। नंबर 2 पे हेल्थ डिपार्टमेंट खुद है जो अपना इलाज वहां पे कराते हैं। और तो इसकी इतनी लंबी कहानी है। मसाइल का ये पीएचडीपी की जो किताब है, इस पे पीएचडी की जा सकती है। ठीक है, ये नॉन डेवलपमेंट जो कहा आपने, सैलरीज में इतना जा रहा है, तो दूसरा सवाल मेरा ये है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, क्या वफाकी हुकूमत को ये अगर वो देख रहे हैं प्रोग्राम, नहीं चाहिए कि कोयटा में एक ऐसा जदीद हॉस्पिटल बनाया जाए कि आपको कराची तमाम मरीजों को या जख्मियों को भेजने की जरूरत ना पड़े? कम से कम वफाक ये भी आपको तोहफा नहीं दे सकता? वफाक को नहीं जी, वफाक अगर बनाए तो 100 बिस्मिल्लाह हम खुद बना सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं बना रहे? ये कह रहा हूं कि 80 अरब रुपए है, फिर आप क्यों नहीं बना रहे? मैं बता रहा हूं आपको, अगर मुझे कंप्लीट करने दे। मैं यही तो कह रहा हूं कि इधर इतनी बैड गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हो गई है कि हमारे माफी के साथ हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे बाकी लोग ड्यूटियों के लिए तैयार नहीं है। लोग जो है, अब मैं इसलिए कहता हूं इस पर प्लीज एक अलहदा प्रोग्राम करिए, सेगमेंट्स में ये बात नहीं हो सकती है। इस पर पूरा एक प्रोग्राम करें और कोयटा तशरीफ लाएं। आखिर मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। आखिर में बता दीजिएगा कि कौम इस वक्त, एक पूरी कौम की मैं बात कर रहा हूँ, बलोच पंजाबी की बात नहीं कर रहा, लोग थोड़े पाकिस्तान के लोग मायूस हैं कि शायद बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, ये कोशिशें हो रही हैं और कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखें, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अंडू हो जाए इतनी आसानी के साथ। ज़रूर एक कोशिश, एक एफर्ट एक की जा रही है, उस पर प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, लेकिन ना उनकी कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है। आप अंदाज़ा इससे लगाएं, they cannot hold an inch of our land for more than 4, 5, 6 hours. दूर दराज इलाके हैं, वहां जाते हैं, जब रिस्पांस आ जाता है तो वहां से चले जाते हैं, फिर सड़कों पे आते हैं, रिस्पांस जाता है, वहां से भाग जाते हैं। इशू ये है कि उन्होंने वो एक एनवायरनमेंट जिस पे भी आप बैठे हुए हैं, आप भी परेशान है, ज़ाहिर है हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, वो एनवायरनमेंट उन्होंने हमसे ले लिया है बिकॉज ऑफ आवर इम्पीचमेंट। हम अब दोबारा जब जाके अपने एक्शंस ठीक करेंगे, आप देख लेंगे कि विद इन सम टाइम आपको गेम ऑफ रूल ऑफ गेम जो चेंज होते नजर आएंगे, तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। पहले भी इस तरह हुआ था, ये सर्च 2009 में भी आई थी, हमने खुद देखी थी, बीएलए जिना रोड पे जलसा कर रही थी। ठीक, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करेंगे इसी मौजू पे कि कितनी बेहतरी जो आपने एनवायरनमेंट की बात की है वो कैसे बदलते हैं आप। वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू। और आज का हमारा हॉट इशू टीटीपी, दाइश, बीएलए और सोशल मीडिया एक साथ हमलावर पाकिस्तान पे। आपने कल खबर देखी होगी, सहरी के वक्त के लाहौर में एक खुदकुश बमबार को पकड़ा गया है और लाहौर तक ये बात पहुंची हुई है। इस्लामाबाद में भी हाई अलर्ट है, पाकिस्तान पूरे में इस वक्त तकरीबन हाई अलर्ट है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत हो चुकी है, जिसको हम कह तो नहीं रहे लेकिन है ये जंग, और जिसमें हम देख रहे हैं कि आज मुफ्ती शाकिर साहब को भी शहीद कर दिया गया और उस पर भी शकूक जो हैं इसी एक तंजीम में से हैं, टीटीपी, दाइश, बीएलए और सोशल मीडिया। ये इस पर हम बात करेंगे। सानुल्लाह टीपू महसूद
जो डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं खुरासान डायरी का, सीनियर एनालिस्ट हैं। टीपू साहब बताइए कि ये जंग है एक, इसमें कोई शक तो मेरा ख्याल आपको नहीं है, तो इतने सारे इसमें खुदकुश बम्बार, अभी जो 33 लोग तो सिर्फ जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए, उसके बाद 10 तकरीबन खुदकुश बम्बार और भी हैं जो मारे गए हैं, तो अभी एक पकड़ा गया, और इतने सैकड़ों की तादाद में ये क्या फिनोमेना है एग्जैक्टली और पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल, ये यानी एक बहुत अलार्मिंग फिनोमेना है। अगर आप चेक कर लें कि सिर्फ ये 8 दिनों में तकरीबन 61 के करीब जो खुदकुश हमलावर थे, यानी जो BLA की तरफ से इस्तेमाल हुए, वो भी खुदकुश के नेचर में आते हैं कि वो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। 16 के करीब बनू में, 10 के करीब जंडोला में, जो गेटवे साउथ वजीरिस्तान टांग और साउथ वजीरिस्तान के बीच में, और फिर जो बलूचिस्तान में हुआ सिबी में। तो मेरे ख्याल में एक बिल्कुल जंगी कैफियत है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। कल जो वहाँ हमले हुए हैं सिर्फ साउथ KP में, कि वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट टांग, बन्नू, लकी, मरवत, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे तकरीबन 8 के करीब पुलिस स्टेशन जो है उनको टारगेट किया गया। फिर लाहौर में जो एक वाक़या हुआ और उसको TTP ने ऑन भी किया कि ये हमने प्लानिंग की थी लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल एक जंगी कैफियत है, लेकिन इस्लामाबाद में जो यहाँ पे हमारे हैं डिसीजन मेकर्स या जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये चीज़ अभी तक रियलाइज़ नहीं हो रही, जो कि रियलाइज़ होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम बिल्डअप देख रहे हैं मिलिटेंट ग्रुप्स का, और बिल्कुल डाइवर्स आइडियोलॉजी के लोग हैं, एक तरफ नेशनलिस्ट हैं, एथीस्ट किस्म के हैं, लेफ्ट के लोग हैं, और दूसरी तरफ प्योर जिहादिस्ट हैं, और दोनों का हमें वो भी लग रहा है कि ऑपरेशनल कोई अलायंस भी लग रहा है। प्रोपेगेंडा फ्रंट पे तो वो बहुत ऑब्वियस है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑपरेशनली भी अब ये इतलात आ रही हैं कि एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉमन एनिमी वाला फैक्टर है कि पाकिस्तान के खिलाफ यानी अच्छा, इसमें एक कॉमन एनिमी वाला जो फैक्टर है और इन तमाम मुख्तलिफुल ख्याल, मतलब लेफ्ट के भी राइट के भी मजहबी भी, उनको इकट्ठा कर दिया है, इसके पीछे आप समझते हैं खाली जज्बा है या कुछ और भी है? कोई और बैरूनी ममालिक हैं, कुछ ताकतें हैं? और ख़ास तौर पे पिछले 2.5 महीनों में हम देख रहे हैं एकदम तेज़ी आई है। जंग तो जारी थी हल्की फुल्की, अब तो लगता है कि ये पूरा बॉर्डर की तरफ से 2 सूबे तो मुसलसल जंग हो रही है और पंजाब तक पहुँच रही है। क्यों? बिल्कुल, आइडियोलॉजी तो वाकई जो भी मिलिटेंट ग्रुप हो तो उनकी जो मेन होती है स्ट्रेंथ, वो आइडियोलॉजी से वो लेते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है ना दोनों की मुख्तलिफ है। लेकिन थर्ड फैक्टर या आपने जो बात की कि दूसरे मुल्कों की जानिब से उनको सपोर्ट, तो वो तो पाकिस्तानी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, वो हमेशा कहते हैं कि अफगानिस्तान का नाम लेते हैं, ईरान का नाम लेते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं कि वो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है। TTP के हवाले से तो वो चीज़ बहुत ऑब्वियस है, यानी TTP के हवाले से वो अफगान तालिबान भी, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो खुद भी एडमिट करते हैं। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक और 2 फैक्टर सामने आया कि कल TTP ने स्प्रिंग ऑफेंसिव का ऐलान किया है। वो टिपिकली जो अफगान तालिबान करते थे NATO US ट्रूप्स के खिलाफ, पिछले साल उन्होंने नहीं किया था, तो इस दफ़ा उसका ऐलान होना मतलब ये कि अफगान तालिबान की तरफ से भी हो सकता है कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो कि हाँ आप इस दफ़ा कर लें, क्योंकि पिछली दफ़ा तो मुझे पता था कि अफगान तालिबान के प्रेशर की वजह से उन्होंने ये चीज़ अनाउंस नहीं की, तो इस दफ़ा इसका होना तो क्या इसको हम मिला सकते हैं इस बात से कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला थे अफ़गानिस्तान के और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं, वो अफ़गान तालिबान का पूरा उनका एक पूरा निज़ाम है, मतलब बहुत बड़ी ताकत है वो, उनमें वो रिज़ाइन कर गए, तो क्या आप समझते हैं वो स्प्रिंग ऑफेंसिव से एग्री नहीं करते थे? नहीं, रिज़ाइन का नहीं, मेरे जो सोर्सेज हैं, मैंने बात की और क्रेडिबल सोर्सेज हैं अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के, तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया कि नहीं रिज़ाइन उन्होंने नहीं किया, बल्कि तो मेरी तो ये इतलात है कि उनको इससे भी बड़ी पोजीशन ऑफर की गई थी जो उन्होंने रिफ्यूज़ की। वो उन्होंने यानी इज्जत की वजह से कि नहीं जो ऑलरेडी एक शख्सियत उस पर बैठे हुए हैं तो वो बस वो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसके होते हुए, तो वो इतलात मुझे यानी तो काम कर रहे हैं वो अभी काम कर रहे हैं। तो फिर हम इसको क्या समझे? हक्कानी ग्रुप के साथ तो पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात थे, बहुत पुराने और अच्छे ताल्लुकात थे, बिल्कुल, तो हक्कानी ग्रुप भी पाकिस्तान के खिलाफ चल पड़ा, यानी बहुत ज्यादा। अभी आप उन्हीं ऑफिशियल से आप अगर बात कर लें जो डील करते थे हक्कानी नेटवर्क को, तो वो खुद कहते हैं कि TTP के पीछे जो एक बहुत अहम आप फैक्टर कह लें या वो एंटिटी कह लें जो इसको सपोर्ट दे रहा है, तो वो हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी का वो नाम लेते हैं। तो ये चीजें जो हैं पाकिस्तानी जो चीजें हैं उस, तो क्या वो जो एहसान फरामोश की हम बात करते हैं तो वो हक्कानी ग्रुप को सबसे पहले ताना दिया जाता है? उसमें एक चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स होती हैं, हमारी अपनी फिर इस्लाम का नाम तो ना लें, नहीं स्ट्रेटेजिक गेम्स की बात करें। हाँ बिल्कुल, इस्लाम का नाम, मजहब का नाम, मुसलमान का भाई, ये बात तो ना करें। ये चीजें तो हमने कि ये चीजें वो इसमें नहीं डालनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमारी अपनी वो करते हैं ना, हमारी मिसकैलकुलेशन, वो इस्लामी निज़ाम अपनी तरफ से नाफिज कर रहे हैं ना, अपना घड़ा हुआ, तो वो तो मैंने उस पे भाई को नहीं मारना चाहिए। वो तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजिक गेम्स में एक तरफ बिल्कुल एथियस्ट एक यानी बलोच जो इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी, और दूसरी तरफ जिहादिस्ट हैं, और फिर अमेरिका से पैसा भी लिए जा रहे थे पिछले 2 साल में,
अफगान तालिबान, तो वो इस्लाम भाईचारा वो सब बातें हैं। अब सर भाई उसमें एक चीज़ हमें भी समझनी चाहिए, हमारे वालों के लिए इसमें कुछ सबक है, बहुत ज़्यादा सबक है। हमारी पूरी जो कैलकुलेशन थी वो गलत साबित हुई। मुझे अब नहीं, अब यानी अब तो लगना चाहिए, लेकिन एक क्लैरिटी आई है जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब यहाँ पे जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि अफगान तालिबान के हवाले से हमारी मिसकैलकुलेशन और उसको स्ट्रेटेजिक थ्रेट के तौर पे अफगान तालिबान को भी ले रहे हैं, और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इवन अमेरिकन कुछ डिप्लोमेट से भी जब हमारी बात हुई इसके बाद, तो वो कह रहे थे कि ये एक पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी प्रोग्रेस कह लें या डेवलपमेंट कह लें कि फाइनली उनको ये चीज़ रियलाइज हुआ कि अफगान तालिबान जो है उनके लिए भी थ्रेट है जिस तरह बाकी वो तो हमेशा ये बताते थे, लेकिन साथ जनरल फैज कहता था कि मग पकड़ के काबुल में एवरीथिंग विल बी ओके, तो वो फंसा गया हमें यहाँ पे। वो उसने जो करना था उन्होंने किया, और ये पूरा वो लोगों को वापस लेके आना। और उस वक्त भी मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो, यानी मुझे, मैं पर्सनली नहीं समझता कि सिर्फ वो जनरल फेज का एक वो फैसला था, वो तो पूरी उनको अप्रूवल दी जनरल बाजवा की तरफ से भी। और जो दो हुकूमतें आई, इमरान खान गवर्नमेंट के टाइम में ये चीजें स्टार्ट हुई, फिर पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई तो उस वक्त भी 2-3 फैज मौजूद थे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उन्होंने भी उनको वो किया कि यानी कुछ ही लोग थे, मोहसिन दावड़ वगैरह, जो उनको वो करते थे, हमेशा उनको क्रिटिसाइज भी करते थे और वो इसके हक में नहीं थे। अच्छा, इसमें अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या आप समझते हैं ये जितना आपने बताया कि स्ट्रेटेजिक अलायंस भी हो गया इन सब का, इसके पीछे ज़ाहिर पैसा तो बहुत चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो अब यानी मैं एक मिसाल दूं, ISKP की मिसाल दूं कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है उनका इतना एक्सटेंसिव यूज कर रही है और उसके ऊपर हमारी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा लेक कर रहा है यहाँ पे, एक तो उनके पास टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, जबकि दूसरी तरफ जिहादिस्टों या BLA के लोगों, तो वो जो यानी साइबर वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंक्रिप्टेड चैनल्स हैं कि उस पर उनकी प्लानिंग होती है, उन पे उसी पे लोगों को हुक्म मिलता है कि आपने फलां जगह को हिट करना है, टारगेट करना है। वो तो हमसे ज्यादा एग्जैक्टली वो मुझे जो लग रहा है, हमने 5th जनरेशन पे बड़ी तैयारी की पिछले 11-12 साल, वो उल्टे हम पे ही पोरस के हाथी चढ़ गए। हमने वो जो तैयारी की थी तो अपने लोगों के खिलाफ की थी। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ा मसला था कि यहाँ पे हमने वो नैरेटिव अभी भी, यानी पाकिस्तान को जो चाहिए कि ये ट्रेडिशनल जो काउंटर टेररिज्म के जो टैक्टिक्स हैं उससे ये मसला हल नहीं होगा। एक तो पाकिस्तान को वॉर फुटिंग पे तैयारी करनी होगी क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है, और दूसरा ये कि ये अल्लाह करे ये ना हो कि कल पाकिस्तानी सरजमीन से कोई ISKP का बंदा, कोई सेल उठ के कोई इंटरनेशनल लेवल के वो हमले कर लें तो वो पूरा प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा। अब अफगानिस्तान ऑलरेडी भुगत चुका है जो अलकायदा ने किया, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं कि सिर्फ ये नहीं कि TTP और BLA का जो बिल्डअप है, ISKP का जो बिल्डअप है वो भी बहुत, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मॉनिटर हम कर रहे हैं, और कुछ इस तरह के हमले, अब इस तरह के हमले यानी जो हामिदुल हक साहब पे हुए, आज मुफ्ती मुनीर शाकिर जो हैं बहुत प्रोमिनेंट फिगर थे, लश्कर इस्लाम के बानी समझे जाते हैं, उन पर भी हमला हुआ, तो इसकी वजह से जो रिलीजियस हार्मनी है उस पर भी यानी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मल्टीपल फ्रंट पे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कन्फ्रंट कर रहा है थ्रेट को, सिक्योरिटी के हवाले से भी, और इन्हीं सिक्योरिटी मामलों की वजह से जो सोशल अनरेस्ट यानी इमर्ज हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और इन्हीं फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये जो जिहादी ग्रुप्स हैं और ये जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, और कितनी चीज़ें फ्लैग की हैं और रेड फ्लैग की हैं टीपू साहब ने कि ISKP का बहुत ख़तरे हैं पाकिस्तान में, और अगर उन्होंने कोई इंटरनेशनल टेररिज्म का वाक़या कर दिया तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएगा। हमें वॉर फुटिंग पे काम करना होगा और मल्टी लेवल फ्रंट्स पे काम करना होगा। देखते हैं हमारा हुक्मरान इसके लिए तैयार है या नहीं, हम फ्लैग करते रहेंगे। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एडिटोरियल जो इस बात पे है कि इंडियन प्रोपेगेंडा क्यों कामयाब हुआ जाफर एक्सप्रेस के सिलसिले में, और हमारा मीडिया क्यों नाकाम हुआ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं सोच रहा था इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा कामयाब क्यों हुआ, तो मुझे याद आया कि 1999 में कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उस वक्त इंडिया में प्राइवेट TV चैनल्स आ चुके थे। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में कि हमें एहसास हुआ कि हमारे पास भी प्राइवेट TV चैनल्स होने चाहिए। लेकिन इस दौरान मार्शल लॉ लग गया और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, तो उसी दौरान इंडिया का एक तैयारा अगवा होकर, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, वो अगवा होकर दिल्ली से कंधार पहुंच गया और उसका नंबर था IC 814। उस तैयारे के अगवा होने के बाद इंडिया ने फिर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। तब डिसाइड हुआ कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट TV चैनल्स होने चाहिए, उनको इजाज़त दी जानी चाहिए। हम आए प्राइवेट TV चैनल इसलिए कि इंडियन प्रोपेगेंडा को नाकाम किया जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है जैसे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ, तो पाकिस्तानी मीडिया को ख़बरें वसूल करने का जो सोर्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, हमें कोई ख़बर नहीं मिलती, हम ब्लैकआउट हो जाते हैं और
इंडियन मीडिया इस दौरान इस वैक्यूम में काम करता है, जैसे उसे 1999 में किया। उस वक्त तो पाकिस्तानी टीवी चैनल थे नहीं, अब तो हैं, लेकिन अगर हमारे पास इनपुट नहीं आएगा, हमारे पास खबर नहीं आएगी, हमारे पास ताज़ा तरीन मुसद्दिका इतलात नहीं आएंगी, तो हम क्या करेंगे? हम खामोश बैठे रहेंगे। और जो पाकिस्तानी मीडिया बैठा रहा, जिससे दो नुकसान हुए। एक तो ये कि इंडियन मीडिया को खुला फील्ड मिला और वो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास एक मौका था दुनिया को अपनी स्टोरी बताने का कि ये दहशतगर्द हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारी औरतों बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हमने वो मौका भी गंवा दिया। तो क्यों? इसलिए कि हमने खुद ही अपने आप को सेंसर कर लिया है। इस पर ज़रा अपनी पॉलिसी पे गौर करें और यहाँ भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज करें, क्योंकि एक्स जिस पे प्रोपेगेंडा होता है वो पूरी दुनिया में कर रहे थे, हमारे यहाँ एक्स बंद था। जो करना भी चाहे वो कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा री-स्ट्रेटेजाइज करें अपनी सोच को भी और अपनी पॉलिसीज़ को भी। कारगिल वाला हार ही हमारे साथ आज भी 26 साल बाद हो रहा है। गुड नाइट।